जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है करार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चेतन की कहानी भी इसी का उदाहरण है। चेतन अपने बूढ़े पिता का हाथ थामे बड़े प्यार से वापस घर लौट आता है। पत्नी पुष्पा गुस्से में प्रश्नवाचक नजरों से पति को घूरती है, परंतु चेतन के बदले हुए तेवर देखकर तत्काल कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती है। चेतन पिताजी को वापस उनके कमरे में पहुंचा देता है तथा उनके सुव्यवस्थित ढंग से रहने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले लेता है। सारी व्यवस्था कर चेतन अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर सोचता है, पिछले 6 महीने से पिताजी हमारे साथ हैं, परंतु मैंने कभी भी न तो उनकी भावनाओं की कद्र की और न ही कभी उनके पास बैठकर उनके साथ सुख दुख बांटने की कोशिश की। परंतु आज घटी छोटी सी घटना ने मेरी आंखों पर पड़े धूमिल पर्दे को हटा दिया। आखिर पत्नी पुष्पा का सब्र बेकाबू हो उठा। उसने कठोर लफ्जों में पूछा, चेतन, आप तो पिताजी को छोड़ने मुंबई जा रहे थे, फिर उन्हें वापस लेकर क्यों आ गए? चेतन ने भी उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, देखो पुष्पा, आज मुझे समझ में आ गया है कि माता पिता और औलाद का रिश्ता ऐसा होता है जिसकी डोर से व्यक्ति इतना बंधा होता है कि मन के दलदल में जब स्वार्थ हावी होने लगता है तो मृत प्राय खून के रिश्ते कभी कभी अचानक से पुनर्जीवित हो उठते हैं। चेतन, आप दार्शनिक जैसी बातें छोड़िए। पहले ही करार हो चुका था कि पिताजी 6 महीने बड़े भैया के पास रहेंगे और 6 महीने हमारे पास। चेतन, उस करार के समय मुझे कुछ समझ नहीं आया था, परंतु आज समझ में आ चुका है कि माता पिता कोई करार की वस्तु नहीं है। चाहे उनकी कितनी ही औलादें क्यों ना हो, जहां उन्हें आत्मिक खुशी और मान सम्मान मिले उन्हें वहीं रहना चाहिए। पुष्पा, हम अकेले ही क्यों पिताजी की जिम्मेदारी निभाएं? चेतन, पुष्पा, पिताजी ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अकेले उनकी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। तुम्हें पिताजी की देखभाल में दिक्कत है तो उसकी व्यवस्था मैं खुद करूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों के साथ उनके चेहरे की खुशी और मुस्कान देखना ही अब मेरे जीवन का उद्देश्य रह गया है। पिताजी तो बड़ी भाभी के रूखे व्यवहार के कारण जाना ही नहीं चाह रहे थे। हम ही जबरदस्ती उन्हें थोपने जा रहे थे। पुष्पा पति के बदले तेवर देखकर तत्काल वहां से हट गई। उसे समझ में आ गया था कि अभी पति से बहस से कोई फायदा नहीं है। चेतन, जो पिछले 6 महीने से कभी पिता के कमरे में जाता नहीं था, आज सोने से पहले उनके कमरे में जाता है। उनके चेहरे पर सुकून और गहरी नींद देखकर उनके दिल को तसल्ली मिलती है। सोने से पहले चेतन अपने कमरे में आकर कुर्सी पर कुछ देर आंखें बंद कर बैठ जाता है। विगत 6 महीने की घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। माँ के देहांत के बाद इस उम्र में पिताजी के अकेले रहने की समस्या उठ खड़ी हुई। दोनों भाइयों ने विचार किया कि इस उम्र में पिताजी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। दोनों भाइयों का पिताजी को पास में रखने का फैसला सुनकर उसकी बड़ी भाभी ने तत्काल अपनी जिम्मेदारियों को टालते हुए कहा, देखो देवर जी, अभी मेरे बच्चों की परीक्षा होने वाली है। मुंबई में मेरा घर भी छोटा है। तब तक पहले 6 महीने तुम पिताजी को अपने पास रख लो। भैया भी भाभी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। हाँ, पुष्पा की भुकुटी जरूर तनी हुई नजर आई थी। अपने बंटवारे की बात सुनकर पिताजी ने ऊपर से कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी अंतरात्मा जरूर लहूलुहान हो उठी होगी, जिसकी किसी ने परवाह ही नहीं की। एक दिन पिताजी ने उसे दबी जुबान में उन्हें कहा भी था, छोटे, वैसे भी मुझे शुरू से बड़ी बहू के कटु व्यवहार पसंद नहीं है। उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तुम्हारे छोटे बच्चों संग खुशी खुशी मेरी बची खुची जिंदगी कट जाएगी। उस समय चेतन ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। पिताजी उसके पास रहने आ गए। बच्चों के साथ उनका समय अच्छे से गुजर रहा था। हाँ, कभी कभार बहू के व्यवहार में उन्हें परायपन का एहसास होता था, जिसे वे अनदेखा कर जाते
कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। चेतन भी अपने काम में व्यस्त रहता। पिताजी के पास बैठकर कभी उनकी मनोभावनाओं को समझने की उसने ज़रूरत ही नहीं महसूस की। चेतन ने आंखें खोलकर घड़ी पर नज़र डाली। काफ़ी रात बीत चुकी थी। वह बिस्तर पर पत्नी के बगल में लेट गया। यादें कहाँ जल्द पीछा छोड़ती है। एक बार पुनः गुजरा वक्त आंखों के सामने गुजरने लगा। वक्त कहाँ ठहरता है। देखते देखते 6 महीना बीत गया। पिछले कुछ दिनों से पत्नी पुष्पा हल्ला मचाए हुए कहती, चेतन, पिताजी को यहाँ 6 महीने पूरे हो गए। बड़े भैया से कहिए कि पिताजी को आकर ले जाएं। पत्नी की बातों में आकर चेतन ने भी फ़ोन करते हुए कहा, बड़े भैया, यहाँ पिताजी को 6 महीने पूरे हो गए हैं, आप आकर उन्हें ले जाएं। बड़े भैया ने भी चालाकी से बहाना बनाते हुए कहा, छोटे, अभी ऑफिस के बहुत काम हैं, मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, बाद में आकर पिताजी को ले जाऊंगा। पिताजी बेबसी से अपनी औलादों की बातें सुन रहे थे। उनके लिए बचे हुए जीवन का कांटा उलझ सा गया था। घड़ी बंद नहीं थी, परंतु उनका वक्त ठहर सा गया था। उनकी मनोदशा की किसे परवाह थी। पत्नी पुष्पा 6 महीने पूरे होने के लिए मन ही मन एक एक दिन उंगलियों पर गिन रही थी। अब उसका 1 महीने का इंतजार बढ़ गया था। हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी। जैसे ही 1 महीना और पूरा हुआ तो उसने कहा, चेतन, भैया खुद पिताजी को लेने नहीं आने वाले हैं, आप ही पिताजी को ट्रेन से मुंबई पहुंचाओ। ट्रेन से पिताजी को आराम रहेगा। उस समय तो उसने ध्यान नहीं दिया था कि दिल्ली से ट्रेन से मुंबई का सफ़र पिताजी के लिए आराम की अपेक्षाकृत कष्टप्रद ही अधिक होगा। हाँ, कम पैसे लगने की बात सोचकर वह भी राजी हो गया था। पत्नी की बात मानते हुए चेतन ने ट्रेन की टिकट कटवा ली और नियत दिन पिताजी को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गया। ट्रेन के आने पर पिताजी को लेकर वह अपनी सीट पर बैठ गया। पिताजी की सुनी, उदास, निष्प्रभ आंखों की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। वह तो बस पिताजी को भैया के पास पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाह रहा था। वह अपने बैग से साथ लाए मैगजीन को पढ़ने लगा। उसी समय सामने सीट पर एक व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को लेकर बैठ गया। ट्रेन खुलने में अभी काफ़ी वक्त था, परंतु वह यात्री बार बार अपने पिता से उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। बीच बीच में अपने लेटे हुए पिता के पैर भी दबा रहा था तथा बड़े मान मनोहार से उन्हें दवा भी खिला रहा था। मैगजीन की आड़ से चेतन सब कुछ देख रहा था। उसे आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने मैगजीन को बगल में रख दिया। उसके चेहरे को देखते ही सामने वाले यात्री ने आश्चर्य से कहा, अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं? चेतन ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा, तुम आलोक, काफ़ी दिनों के बाद तुमसे भेंट हुई है। पिताजी को बड़े भैया के पास छोड़ने मुंबई जा रहा हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। आलोक, सर, पिताजी बीमार नहीं हैं, माँ के गुजर जाने से दुखी हैं। गांव से सेवा के लिए अपने पास ले जा रहा हूँ। इस उम्र में इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। आलोक, पिताजी को साथ रखने पर तुम्हारी पत्नी नाराज नहीं होगी। सर, इनकी औलाद तो मैं हूँ, पत्नी नहीं। अपने पिता के प्रति अपना धर्म और कर्तव्य मैं खुद करूँगा। आलोक की बातें सुनकर चेतन सोचता है कि आलोक ने मेरे मातहत क्लर्क की नौकरी की। मैं हमेशा उसे छोटी सोच का आदमी समझकर उसकी बातों को तरजीह नहीं देता था। आज उसने एक आज्ञाकारी औलाद के रूप में मेरे घमंड को क्षण भर में चूर चूर कर दिया। मैं अपने पिता को उनकी इच्छा के विरुद्ध बड़े भैया के पास छोड़ने जा रहा था। एक औलाद के रूप में आलोक की सोच काफ़ी स्पष्ट, सुलझी हुई और सशक्त है, और मैं एक पढ़ा लिखा नालायक औलाद। कुछ ही देर में चेतन को मन ही मन ग्लानि अनुभव होने लगी। उसके जहन में अनायास ही बचपन से लेकर अब तक अपने पिता द्वारा दोनों भाइयों के लालन पालन के साथ पढ़ाई के खर्चे के लिए संघर्ष करने की कहानी का हर दृश्य सिनेमा की रील की भांति दौड़ता चला गया। पश्चाताप स्वरूप वह पिता को लेकर अगले स्टेशन पर उतर गया। पिता को उसने गले से लगा लिया। पिता औलाद के स्पर्श की गर्माहट से भींग रहे थे।
और नींद में वो खुशी चेतन के चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।